देखो, अब हम बात करने जा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट, जिसका फर्स्ट पॉइंट है सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन। कहता है जो कंट्री का सेंट्रल बैंक है वो फॉरेक्स मार्केट में इंटरवेंट करता है। इसका जो मेन पर्पस होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि एक्सचेंज रेट को मूव करना होता है डोमेस्टिक कंट्री और अदर कंट्रीज़ के साथ। अगर फॉरेक्स मार्केट ये इंश्योर कर ले कि फ़ॉरेन करेंसी अवेलेबल रहेगी मार्केट में, और हम क्या कर सकते हैं कि फ़ॉरेन करेंसी को बाय और सेल करते हैं, जिसकी वजह से फ़ॉरेन करेंसी की मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई है वो बढ़ती भी और कम भी होती है, जिसके कारण अफेक्ट होता है एक्सचेंज रेट के ऊपर। अगर सेंट्रल बैंक ये फील करती है कि डोमेस्टिक करेंसी बढ़ रही है, जिसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है एक्सपोर्ट के ऊपर, तब क्या होगा कि फ़ॉरेन करेंसी को में जो चेंजेस हैं, नेसेसरी चेंजेस, वो होंगे। सेकेंड आता है इंटरेस्ट रेट। कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरेस्ट रेट। व्हेन द इंटरेस्ट रेट ऑफ ए कंट्री राइज, अगर कंट्री का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है इन अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, एज ए रिज़ल्ट क्या होगा कि फ़ॉरेन कैपिटल का फ़्लो जो है कंट्री में बढ़ जाएगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है तो रेट ऑफ एक्सचेंज फेवरेबल पोजीशन में होगा। इंटरेस्ट रेट के कम होने से एक्सचेंज रेट पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डोमेस्टिक कंट्री का बढ़ जाता है, कम हो जाता है, तो एनआरआई अपने फंड्स की डिपॉजिट कहाँ कराएगा? इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि एक्सचेंज रेट में जो वैल्यू है, सप्लाई है, वो कम हो जाएगी और एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ अगर बात करें, अगर डोमेस्टिक कंट्री में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए, जिसकी वजह से एनआरआई अपनी डिपॉजिट इंडियन बैंकिंग में कर लेंगे, जिसकी वजह से सप्लाई जो है बढ़ जाएगी और एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। थर्ड आता है इकोनॉमिक कंडीशन। 3 तरह की इकोनॉमिक कंडीशन होती है: प्रोटेक्शन पॉलिसी, पीस पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। प्रोटेक्शन पॉलिसी ये होती है कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं, कंपटीशन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, उससे प्रोटेक्शन हो, ताकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है फेवरेबल पोजीशन में रहे। पीस का मतलब होता है कि कंट्री में स्टेबिलिटी रहे, इम्पार्शियल रहे, एफिशिएंट गवर्नमेंट हो, कॉन्फिडेंस हो कि फॉरेनर जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी डेवलपमेंट के लिए की जा रही है डोमेस्टिक कंट्री की, तो इसकी वजह से एक्सचेंज रेट फेवरेबल पोजीशन में रहेगा। फिस्कल पॉलिसी क्या है? कहता है इफ़ द गवर्नमेंट परस्यू द पॉलिसी ऑफ डेफिशिएंट फाइनेंसिंग, अगर गवर्नमेंट डेफिशिएंट फाइनेंसिंग को फॉलो करती है, जिसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट पड़ता है हमारे एक्सचेंज रेट के ऊपर, बिकॉज कंट्री एक्सपीरियंस इन्फ्लेशनरी पोजीशन। टू मीट द बस्टी डेफिशिएंट, गवर्नमेंट इशू मोर करेंसी ड्यू टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक मनी सप्लाई, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और एक्सचेंज रेट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। सेकंड जो आता है, यहाँ पर आता है रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो वो ये है कि नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, हायर सेविंग इन्वेस्टमेंट, ये रेट अगर बढ़ जाए, इसका मतलब है ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से फॉरेनर्स अपना पैसा जो है डोमेस्टिक करेंसी में लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है मॉनेटरी कंडीशन। मॉनेटरी कंडीशन 2 तरह की होती है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन रेट पे क्या होगा? अगर मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाए, यानी कि प्राइस बढ़ रहे हैं, प्राइस के इंक्रीज़ होने से मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाती है और इम्पोर्टर बढ़ जाते हैं, ठीक है। फर्दर अगर हम बात करें, अगर डिफ्लेशन है, अगर मार्केट में डिफ्लेशन है यानी कि प्राइसेस कम है, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा और रेट ऑफ एक्सचेंज जो है फेवरेबल पोजीशन में आ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट आता है फैक्टर रिलेटिंग टू स्टॉक एक्सचेंज। 2 तरह के स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, डेप्ट सर्विसिंग और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। डेप्ट सर्विसिंग क्या होता है? डेप्ट सर्विसिंग ब्रिंग अबाउट चेंज इन रेट ऑफ एक्सचेंज। इसका जो इफ़ेक्ट है रेट ऑफ एक्सचेंज का, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट से पड़ता है। व्हेन सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री बोरो फ्रॉम एब्रोड, अगर कोई भी कंट्री का सिटीजन्स एब्रोड से कोई पैसा ले लेता है, रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय देम अर्लियर टू फॉरेन सिटीजन्स, देन द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज़। क्योंकि जब हम फॉरेनर से पैसा खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है फ़ॉरेन की करेंसी हमारी इंडिया में इंक्रीज़ हो गई है, जिसके कारण फेवरेबल पोजीशन बन जाती है। और अगर इसका अपोजिट हो जाए, अगर हम नहीं लेते हैं, तो फॉरेन करेंसी हमारी इंडिया में नहीं आएगी और रेट ऑफ एक्सचेंज अनफेवरेबल पोजीशन में हो जाएगा। इसका सेकंड आता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। व्हेन द रेजिडेंट इन्वेस्टर्स, अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स फॉरेन के स्टॉक, शेयर्स और सिक्योरिटीज़ को ख़रीद लेता है,
देन पेमेंट फॉर द सेम हैज़ टू बी मेड इन, क्योंकि फिर हमें पेमेंट कैसे करनी है, क्योंकि हमने ख़रीदा है तो इंडियन के रुपीज़ को हमें डॉलर में या यूरो में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से होगा क्या, फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी और रेट ऑफ एक्सचेंज अनफेवरेबल हो जाएगा, अदरवाइज़ इसके अपोजिट होगा। सिक्स्थ पॉइंट आता है पॉलिटिकल कंडीशन। कहता है हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो स्टेबल होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, कॉर्डियल रिलेशन होना चाहिए, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंस्पायर किया जा सके। डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी गोज़ अप लीडिंग इन राइज इन रेट ऑफ एक्सचेंज। जैसे ही रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ जाता है, डोमेस्टिक कंट्री में उस करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है। अगर एडवर्स पॉलिटिकल कंडीशन होगी, डाउन रेट चल रहा है, तो ये अनसर्टेनिटी क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ क्रिएट हो जाएगा। ट्रेड मूवमेंट क्या होता है, देखो, चेंज इन वैल्यू एंड वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं उसे ट्रेड मूवमेंट कहते हैं। अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, इसका मतलब है फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ रही है और रेट ऑफ एक्सचेंज कम हो रहा है। अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से कम है तो फॉरेन करेंसी की डिमांड कम हो रही है और रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ रहा है। कैपिटल फ्लो क्या होता है, कैपिटल फ्लो का मतलब है फ्लो ऑफ कैपिटल। जब फ्लो ऑफ कैपिटल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कन्वर्ट होता है तो उससे रेट ऑफ एक्सचेंज अफेक्ट होता है। अगर हम फ्लो अमेरिका से इंडिया की तरफ फ्लो कर रहे हैं तो फेवरेबल रेट ऑफ एक्सचेंज होगा। ग्रोइंग स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़, कहता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम हैज़ प्रमोटेड, क्योंकि पहले फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज को यूज़ किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे वन बाय वन स्टेप चलते गए तो फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज को मनी मार्केट में यूज़ किया जाने लगा, जिसकी वजह से इंटरनेशनल करेंसी की डिमांड फॉर इंटरनेशनल करेंसी इज़ नो लॉन्गर रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन मोटिव ओनली, इट इज़ इक्वली रिलेटेड टू स्पेकुलेटिव मोटिव। People hold international currency and keep changing their portfolio of international currency with a view to making speculative gains. Exchange rate are bound to be volatile in response to speculative mentality for investors in the forex market. फिर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कि बिटवीन फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, जिसको डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं, और सेंट्रल बैंक किस तरह से फॉरेक्स मार्केट को जो है इंटरवेंस करता है। देखो, पहले हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम करते थे जिसमें गवर्नमेंट की पूरी इंटरवेंस होती थी और डिमांड एंड सप्लाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे इस रेट ऑफ सिस्टम को चेंज कर दिया गया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में। ज़्यादातर कंट्री में चेंजेस आने लगे, इस प्रॉब्लम को मैनेज किया गया और धीरे धीरे वर्ल्ड जो है ग्रेजुअली उस सिस्टम की तरफ मूव होने लगा, जिस सिस्टम का नाम है डर्टी फ्लोटिंग। इस सिस्टम में होता क्या है, विच इज़ नॉट सपोर्टेड बाय एनी इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ये किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को सपोर्ट नहीं करता। इसमें डायरेक्टली सेंट्रल बैंक जो है इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट में इंटरवेंट करता है थ्रू फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसमें बैंक्स जो है फॉरेन करेंसी को बाय भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है, जिसकी वजह से जो वॉलेटिलिटी रेट है एक्सचेंज रेट की वो एक जैसी रहती है। इट इज़ मोर ऑफ मैनिपुलेशन रैदर दैन एनी सिस्टमेटिक एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी अकॉर्डिंग टू द। इस रूल्स के अकॉर्डिंग जो डर्टी आपका फ्लोटिंग है, इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी को सेल खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई पर अफेक्ट पड़ता है और इसको हम डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं। कहता है अगर करेंसी का बढ़ जाना घट जाना उसकी वजह से अफेक्ट क्या पड़ता है। एक्सचेंज रेट जब फ्लक्चुएट होता है तो दो तरह से होता है, एक तो फेवरेबल एक्सचेंज रेट, एक अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट। डोमेस्टिक करेंसी कैन एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, अगर डोमेस्टिक करेंसी में कमी आ जाए, इसका मतलब है डोमेस्टिक करेंसी की जो फॉरेन करेंसी की फॉर्म में कम हो रही है, हमें ज़्यादा पेमेंट करनी है, ठीक है। मान लो एक्सचेंज रेट ऑफ इंडियन रुपीज़ को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो $1 की वैल्यू 60 रुपये है, ठीक है। आफ्टर डेप्रिशिएशन उसकी वैल्यू 65 हो जाती है। ये तो है आपका एप्रिशिएट होने वाली पोजीशन। इन केस ऑफ एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, अगर डोमेस्टिक करेंसी बढ़ जाए तो इसका मतलब है फॉरेन करेंसी भी बढ़ जाएगी। मान लो एक्सचेंज रेट ऑफ इंडियन रुपीज़ को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना, तो $1 60 रुपये का हुआ, लेकिन आफ्टर एप्रिशिएशन के बाद $1 की वैल्यू 55 रुपीज़ हुई। डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीज इंपोर्ट, अगर हम डोमेस्टिक करेंसी को कम कर देते हैं जिसकी वजह से इंपोर्ट कम हो जाता है और एक्सपोर्ट पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है।
अदरवाइज़ अगर डोमेस्टिक करेंसी को बढ़ा दिया जाए तो इंपोर्ट भी बढ़ जाएगा और एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पार्टिसिपेंट्स इन फॉरेन एक्सचेंज रेट कौन कौन से होते हैं।